हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके इस बेहतरीन चैनल पे वेलकम है। देखो यार, तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देने जाने का मतलब ये हुआ कि आपने एक साल में जो भी ज्ञान पाया है उन सबको तुम लिखने के लिए जा रहे हो। तुम जितने अच्छे से वहां पे लिख करके आओगे, जितना अच्छा तुम्हारा आंसर शीट होगा, उतने ही अच्छे तुम्हें मार्क्स मिल रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डाउट्स भरी हुई हैं कि सर आती तो सारी चीजें हैं, हमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं जान रहे हो, बट उसको लिखना कैसे है यही चीजें नहीं आती है। तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यार अभी आने वाले 2-4 मिनट में आपके इन्हीं सब डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो को विदाउट स्किप देखते हुए चले जाना। हो सके तो तुम वीडियो को फास्ट कर लो, 2x कर लो, 1.5x कर लो, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देख लेना। यार हमें एग्जाम में इफेक्टिव आंसर कैसे लिखने चाहिए, तो उसके लिए ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यार देखो, कहीं पे कोई काम करता है तो उसको काम करने के पैसे मिलते हैं। उसी तरीके से तुम एग्जाम में आंसर को राइट करोगे तो राइट करने के तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो जितना अच्छा लिखेगा उसको उतने बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। तो ये आएंगे कैसे, ये एक कला है। तो अगर आपके अंदर नहीं है तो बस इंप्रूव हो जाएंगे। चलिए सुनिए, हम क्या करते हैं ना कि आप ही के चैप्टर से एक हाइट एंड डिस्टेंस को हमने ले लिया है। देखो, हूं मैं मैथमेटिक्स का टीचर, तो कहीं ना कहीं आपको अभी मैथ्स के आंसर राइटिंग के बारे में मैं बता रहा हूं डिटेल से, बट यही सब चीजें लगभग लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो हो रही होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर ले लिया। इसमें बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है जो कुछ मीटर टॉल है और वो कुछ मीटर हाई टावर को वो देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह कुछ बन रहा है। तो अब इस आंसर को लिखने का देखो, एक बच्चा ने क्या किया यहाँ पे कि एक ये फिगर को बना दिया। फिगर बनाने के बाद में वो यहाँ पर ट्रायंगल्स को लिया और उसके बाद में वो सॉल्व करना शुरू किया और इस तरीके से निकाल करके वो tan थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री बना दिया। यानी बता दिया कि उसके ये आंसर है। एक बच्चा ऐसे लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है कि उसी क्वेश्चन के आंसर को इतना इफेक्टिवली लिख रहा है। वो कर क्या रहा है कि यहां पे सबसे पहले उसने फिगर तो बनाया, फिगर में सारी डिटेलिंग की, और फिगर में डिटेलिंग करने के बाद में वो जब सॉल्यूशन कर रहा था तो पहले लैंग्वेज में वो सारी चीजों को बता दिया कि लेट ए बी एक ऑब्जर्वर है, सी डी एक टावर है, सच दैट ए बी बराबर सी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। सारे कहानी को उसने थ्रू आउट लिख दिया। उसके बाद वो यहां पर से सॉल्व करना की शुरू किया और फिर फाइनली आकर के उसने यहां पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री निकाल दिया। और निकालने के साथ में उसने यहां पर इसको बॉक्स में भी बच्चों क्लोज कर दिया। ये देख रहे हो, यहां पर बॉक्स में क्लोज किया गया है। अब बॉक्स में क्लोज करने से क्या होगा कि जब भी आपके एग्जामिनर देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन के आंसर, तो उनकी डायरेक्ट वहां पे फोकस होगी और फोकस होने की वजह से उसको लगेगा कि हाँ चलो इसने बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। तो आप सभी आंसर को यार बॉक्स में क्लोज कर करके लिख रहे होगे, उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब सुनो, लास्ट में आपको क्या करना है कि जब आपने क्वेश्चन को कर लिया तो यहां पर हिंट्स दे करके उन सारी डिटेल को लिख देना जो चीज तुम्हें निकालने के लिए बोला गया था। तो कोई बच्चा ऐसे किया और कोई बच्चा इसी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कर रहा है। तो तुम ही जरा सोच सकते हो कि आपके एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, तो यार अगर तुम यहां पूरे के पूरे लैंग्वेज लिखोगे तो उस लैंग्वेज के भी आपको 1 नंबर दे दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि उस एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला उसको एक बच्चा समझ लेना है और ये जानना है कि उसको कुछ आता ही नहीं है यार। और जब उसको चीजें नहीं आती हैं तो आपको एक एक चीज डिटेल करके बताना पड़ेगा। तो आप डिटेल करके बता देना, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ ये बहुत इफेक्टिव आंसर किया है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। चलो एक और हम ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ले लेते हैं क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे एज से रिलेटेड है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन को एक बच्चा यहाँ पर क्या किया कि जो 2 इक्वेशंस बनने वाले थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके 2 इक्वेशन बना लिया और फाइनली आकर के वो यहाँ पर एज को बता दिया कि एक का एज 38 है और एक का एज 15 है। बट दूसरा बच्चा यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन को देखो यहाँ पर वो कैसे लिख रहा है कि पूरी की पूरी लैंग्वेज को लिख रखा है कि मान लिया कि प्रेजेंट एज क्या है, उसके बाद उसने यहाँ पर 2 साल पहले के एज को मान लिया, फिर उसके बाद यहां पर क्या किया 6 इयर्स बाद वाले एज को अज्यूम कर लिया एंड फाइनली वो जाकर के इक्वेशन बनाया और इक्वेशन बना करके यहां पर वो आंसर को निकाल रहा है। यार तुम बातों को समझ रहे हो ना, क्लियर हो रही है ना कि ये बच्चा पूरे डिटेलिंग किया है, तो कहीं ना कहीं इसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे। तो घुमा फिरा करके बात इतनी सी है कि जो शॉर्टकट में लिखेगा उसको कम मार्क्स मिलेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग है, और जो यहां पर डिटेल करके लिख देगा यानी लैंग्वेज वगैरह बना करके लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे।
लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। अब आपके दिमाग में ठीक है सर, आपने तो ये समझा दिया कि हमें पूरे लैंग्वेज के साथ लिखनी है, बट ये लैंग्वेज हम बनाना कैसे सीखें, यही तो हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो यार उसी चीज को देखो मैं समझा रहा हूं, गौर से सुनना। कोई सीख करके नहीं आ रहा होता है, सब लोग सीखते हैं, सीखने का तरीका पता नहीं होता है कि कहां से हम सीख सकते हैं। आपके पास कोई भी हेल्प बुक होगा, या चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, तुम्हारी आर.एस. अग्रवाल हो, कोई भी दुनिया जमाना का आपके पास हेल्प बुक होगा। जब आप उसके एग्जांपल्स को पलटोगे तो एग्जांपल्स में ना उस क्वेश्चंस को आपको डिटेल में लिखा हुआ रहता है, लैंग्वेज बना करके लिखा हुआ रहता है। चाहे मैं हूं या फिर कोई अदर टीचर्स को भी उठा लो, वो सब अपने से नहीं सीख रहे होते, वही एग्जांपल से सारी चीजों को उसने सीख करके बैठा हुआ है कि क्वेश्चंस को कैसे यहां पर लैंग्वेज के साथ लिखते हैं। तो तुम्हें भी यही काम करना है, इसके अलावा कहीं से तुम नहीं सीख पाओगे। केवल और केवल देखना है कि ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में कैसे लैंग्वेज बना करके दे रखा है, बस वहां से जाओगे तुम सीख जाओगे। तो ये प्रैक्टिस तुमको करनी है। 2-4 क्वेश्चन को तुम लोग करोगे तो धीरे धीरे वो एबिलिटी तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। फिर एग्जाम में तुम जाकर के उसको दे दोगे तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा और पूरा फुल मार्क्स दे देगा। यार तुम 95% मार्क्स ला सकते हो, तुम्हें 99 तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं अपने आंसर शीट को इफेक्टिव तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इतना काम आप जरूर कर लेना। अब आपके मन में बहुत सारे बच्चे डाउट्स चल रहे हैं, आपके कुछ सवाल हैं, वो ये सवाल है कि सर अगर हमारे आंसर शीट में गलतियां हो गई तो हम कैसे कट करेंगे, हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो वो चीज को मैं अभी बताने वाला हूं। दूसरी आपके प्रॉब्लम्स ये है कि हम क्वेश्चन की नंबरिंग को कैसे लिखें, कहीं कहीं पे और वाला क्वेश्चन आता है, उन चीजों को भी मैं अभी बताऊंगा, गौर से सुनना। अब आपके दिमाग में एक और बात चलती है कि सर सेक्शन को कहां पे लिखना है या नहीं लिखना है, रफ वर्क कहां करनी है। तो आने वाले 1-2 मिनट में इन चीजों को अच्छे से समझ लो। ये चीज समझ लोगे ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी गलतियां हो जाती है तो उस गलती को आप कट कैसे करोगे। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहां पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सपोज दैट कि हमारी गलती ये वाले पोर्शन में हो गई, तो अब हमें इसको तो रखना नहीं है। तो कुछ बच्चे पता है इसको क्या करेंगे, इस तरीके से करके कट कर देते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे ऐसे करके कट करते रहते हैं। तो यार ये भद्दा लगता है, तुम जरा देख लो ना कितनी भद्दी लग रही है। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर हमें तो फिर करनी कैसे है, तो यार देखो करने का आपको बेहतरीन सा तरीका बताते हैं। अगर सपोज यहां पे सपोज कि तुम्हें ये वाला पोर्शन तुम्हारा गलत हो गया, तो इसको तुम्हें करना क्या है कि इस तरीके से कट कर देना और 2-3 बार चला करके फिर आगे आपको बढ़ जाना, और कुछ नहीं करनी है यार, तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं कि हमें यहां पर ये वाला पोर्शन हमारा गलत हो गया और यहां पे हम इस 38 को लिख रहे थे और यहां पे हमने लिख दिया 40, तो अब आपको यहां पर करना क्या है कि आप इस तरीके से करोगे बच्चों, इसको यहां पर कट कर दोगे और यहां पर तुम लिख दोगे कि 40 ईयर्स हो गया। बोल बच्चा ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करनी है, केवल आपको लंबी लंबी निशान 2-4 लगा देना, उसको समझ में आ जाएगा कि ये गलती हो गई है इससे, तो आपको वो कॉपी ज्यादा बेकार नहीं लगेगा, तो कुछ ना कुछ गुड वाइब्स देगा। गुड वाइब्स आना भी अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में है कि सर हमें क्वेश्चन की नंबरिंग कैसे लिखनी चाहिए, हमें नंबरिंग का ही पता नहीं चलता है। तो चलो मान लो कि एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ये आ गया, 28 नंबर क्वेश्चन का तुम आंसर करना है। अब इसमें 2-2 क्वेश्चन है, एक और में दिया हुआ है और एक आपको मेन क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर सुन लो तुम्हें मेन क्वेश्चन करनी है, सपोज दैट कि तुम्हें 28 नंबर क्वेश्चन को करनी है, तो तुम्हें यहां पर 28 लिख देना है और अब आपको यहां पर सॉल्यूशन करना शुरू कर देना है। लो भाई साहब ये आपने सॉल्यूशन कर लिया, बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। यार तुम जो मार्जिन छोड़ रहे होगे तो उस मार्जिन में तुम यहां पर क्या लिख दोगे, 28 लिख दोगे, उसके बाद तुम सॉल्यूशन करोगे। अब सुनो, अगर तुम्हें यहां पर 28 का और करना है, अगर तुम्हें 28 का और करना है बच्चों, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहां पर पार्टीशन करके बता देता हूं। तुम्हें यह करना पड़ेगा बच्चों कि 28 आप लिख दोगे और इसके साथ यहां पर और लिखोगे। ये और अगर नहीं लिखे ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो 28 का मेन क्वेश्चन कर रहा है या फिर वो और नंबर क्वेश्चन को कर रहा है। तो ये लिखने का तरीका है, आप नंबरिंग इस तरीके से दे दो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। यार ये नंबरिंग करने का मतलब क्या है कि तुम उसको रास्ता दिखा रहे हो कि ये वाला जो आप देख रहे हो इसका जो हम आंसर कर रहे हैं ये 28 नंबर है या फिर उसका और है। तो फिर आप 28 का और करके अब आप यहां पर क्या करेंगे, पूरे के आंसर्स को राइट कर देंगे। तो ये दोनों तरीका, अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है कि जो लिखना है यार तुम उसको लिखो, लेकिन और वाले के लिए और जरूर लिख देना। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर सेक्शन हमें हर एक क्वेश्चन में लिखने होंगे क्या। तो यार हर एक क्वेश्चन में आपको सेक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखने होंगे। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं। सेक्शन के लिए क्या करना होगा, तुम्हारे मैथमेटिक्स में 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई।
ए में तो ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। जब तुम सेक्शन बी में पहुंचोगे तो सेक्शन बी जो है वो 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस है। तो मैं यहां पर पहुंच गया बच्चों सेक्शन बी में। अब ये जो सेक्शन बी है इसमें हमें 21 नंबर का सॉल्यूशन करना है तो 21 कर देंगे। उसके बाद मान लो कि मुझे 22 नंबर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे, फिर 23 का सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन मेरे को 24 25 नहीं आ रहा है तो क्या हम लेकर के बैठे रहेंगे? क्या उसके लिए हम उतना जगह छोड़ करके और फिर हम आगे पेज से लिखेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको सेक्शन चेंज करनी है तो तुम यहां पर क्या करोगे कि बच्चों सेक्शन चेंज कर दोगे। सपोज यहां पे तुमने सेक्शन डी को उठा लिया तो तुम लिख लोगे यहां पर सेक्शन डी के क्वेश्चंस को अब हम करने जा रहे हैं, आप बीच में लिख देना और उसके बाद ऐसे कर देना। फिर अब सेक्शन डी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप मान लो कि यहां पर तुम 35 नंबर 34 नंबर जो भी है, ठीक है, आप वो कर लोगे, 36 नंबर कर लोगे। उसके बाद में हालांकि 36 सेक्शन ई में आता है, बस मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अब ये आपने 36 कर लिया, फिर आपको याद आ गई कि सर हमें तो अब सेक्शन बी वाले क्वेश्चन 25 नंबर याद आ चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर से तुम यहां पर क्या करोगे कि सेक्शन बी लगा लोगे, हेडिंग दे लोगे सेक्शन बी, और यहां पर सेक्शन बी करने के बाद में अब तुम यहां पे 25 कर लेना, 24 नंबर जो करना होगा कर लेना। यानी जब आप सेक्शन बदलोगे तो हेडिंग जरूर लगा देना, और ठीक है, और उसके बाद उस सेक्शन में जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेना। तो इस तरीके से करने से ना आपको जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उन्हें कंफ्यूजन नहीं होती है। घुमा फिरा करके हमें उसे कंफ्यूज नहीं करना है, उसको सही से रास्ता दिखाना है ताकि हमारे जितने भी कॉपी में लिखे गए आंसर है उसका सही सही वो हमें मार्क्स दे पाए। अब सोचो कि तुम्हें रफ कहां करनी है। रफ के लिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो रफ के लिए आप दो चीज का काम कर सकते हो। आप क्या करना कि यहां पर जो मार्जिन छोड़ते हो, एक इधर छोड़ते हो और एक इधर छोड़ते हो। इधर तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखने पड़ते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे 28 नंबर क्वेश्चन हो गया तो हमने यहां पर बच्चों 28 लिख लिया। बट अब आप यहां पे रफ वर्क कर सकते हो। देखो यार, तुम यहां पर रफ वर्क कर लेना, रफ वर्क इस वाले मार्जिन में कर लोगे। लेकिन बेहतर क्या होता है कि आप साइड में रफ वर्क ना करके जो बैक साइड होता है ना, आप अगर बैक साइड में कर लेते हो तो और ज्यादा बेहतर रहता है। यानी कि जो आपको कॉपी मिले होते हैं उसके बैक साइड में आप रफ कर लें तो कहीं ज्यादा रहता है, और फिर आप उस रफ वर्क को लास्ट में ऐसे करके काट दोगे और ऊपर रफ लिख दोगे मोटे मोटे अक्षरों में, ताकि उसको लगे कि ये रफ है हमारा। इतने सारे पेजेस होते हैं ना कि तुम्हें दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो घुमा फिरा करके हमने आपको बच्चों सारी चीजों को बता दिया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर थोड़ा सा आप इस बात का ख्याल रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सैंपल पेपर को करो घर में बैठ करके और उसको थ्रू आउट जैसे जैसे मैंने बताया ना उस तरीके से करने की कोशिश करो। आई होप कि आपका जो स्किल है ना वो डेवलप हो जाएगा, आपकी आंसर शीट बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत बन जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फुल मार्क्स आ रहे होंगे। तो ओके, ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। यार आपने तो इस वीडियो को देख लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी आइडिया लग सके कि कैसे हमें इफेक्टिव आंसर करने चाहिए अपने एग्जाम में कॉपी को लिखने के लिए। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू रहेगा, शुक्रिया भाई। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना। आप इतना भर भर के प्यार देते हो, मुझे बहुत खुशियां मिलती है। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी एक एक प्रॉब्लम्स पे हम वीडियो को बना करके लेकर आते रहेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। बस तुम मन लगा करके पढ़ो, हमें आपके अच्छे मार्क्स से मतलब है। देखो भाई, जितना ज्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे वो उतना ही ज्यादा बेहतर होंगे, आपका कहीं ना कहीं टॉपर बनने के चांसेस बढ़ रहे होंगे। तो आप सबको अगेन ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।